देख ले, बाकी कुछ नहीं। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक होमवर्क दिया था, जब तक ये लाइट वाइट जल जाए। हाँ जी, हो गया था। पहला क्विज था तुम्हारा, मैंने तुम्हें कहा है कि मल्टीपल क्विजेस होंगे ताकि तुम चीजें भूलो नहीं। कितने लोगों से 100% सही हुआ था? चेक नहीं किया? देखो उसमें सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ था कि वो अपनी पहली एक्वायर की गई इन्वेस्टमेंट का, ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। इट्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एक मिनट मैं बता दूं जानी, मैं बताता हूँ, सुने। आप अगर सवाल को जरा देखेंगे और रीड करेंगे ना केयरफुली, मैंने खेला ही अंग्रेजी में, क्योंकि देखो आप जब एग्जाम देने जाओगे FAR 2 का, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में घुमाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट मुश्किल होते हैं, हमने शॉर्टकट सीख लिए ना। अब मुझे तुम लोगों की एक चीज पक्की करनी है, वो है इंग्लिश को इंटरप्रेट करने का तरीका। सही है ना? अगर मैं ये लिखता कि उसने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का इतना परसेंट बेचा है, मैंने ये नहीं लिखा। मैंने क्या कहा कि जो उसकी पहली पहली लॉट थी जो उसने खरीदी थी, उसका कितना, ऑफ इट्स। इट्स का मतलब क्या है? उस इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट? 20%। बात समझ आ रही है? तो ये बात ख्याल रखनी है आपको। सारा सही था। अच्छा जी, अब एक और चीज, वेरी गुड, सुने। तुम लोगों ने एक चीज मिस की होगी उसके अंदर। दादा ये, हाँ ये आ गया बस। तुम लोगों ने एक चीज मिस की थी कि जो इसके अंदर डिविडेंड का मंजन था। पक्की बात है? अच्छा, आप एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आज के नए टॉपिक पे चलूंगा, मतलब IFRS 9 में ही। डिविडेंड का कुछ सीन इस तरीके से था कि देखो, लॉजिकल बात है कि जब उस सामने वाली कंपनी ने बोनस इशू किया, तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि बोनस इशू करने के बाद उसके एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे? सही बात है ना भाई? लॉजिकल बात है, जब मेरे पास इंक्रीज होगा तो सामने वाली कंपनी के तो इंक्रीज होंगे। अब एक एक करके सुनो। मैंने क्या किसी और शेयर होल्डर से खरीदे थे या उसने बोनस इशू किए थे? तो लॉजिकल सी बात है, अगर उसने बोनस इशू किए थे तो जाहिर सी बात है उसके शेयर कैपिटल में और नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा। तो अब जो बोनस दिया जाएगा, क्या पुराने नंबर ऑफ शेयर्स पे या रिवाइज? रिवाइज। तो आज के बाद ये बात याद रहेगी। अच्छा जी, फिर एक और चीज क्लियर करता चलूं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था फाइनल डिविडेंड का FAR 1 में। आपने हल्का फुल्का ये देखा होगा, सुनना मेरी बात। वैसे ही यहाँ पे लिख के मिटा दूंगा इसको मैं। सही है जी? प्लीज फोकस करा, मैं इसको यहाँ से हटा दूं। ये कनेक्शन का आ गया। अच्छा, अब प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर, कैमरा बोर्ड वाली स्लाइड पे लेके आए, तो ये स्लाइड ही तो तुम्हारे चेहरे पे आ रही होगी, ये वाली स्लाइड देख के क्या करेगा? अलग से भी आ रही है ना, उंगली मार, इस पे स्लाइड आ जाएगी। सही है? इधर देखें, फोकस। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019, यही है? या प्लीज जरा फोकस से समझना। तो क्लास वीडियो विजिबल टू अदर स्टूडेंट्स? बिल्कुल विजिबल है। बिल्कुल, इधर देखें प्लीज यार, फोकस की तरह, प्लीज 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 इधर देखें, बातें नहीं करना। अच्छा भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यहाँ फाइनल होंगे ना? पर मुझे एक बात बताओ, इसका ऑडिट होता है, सही है, कोई 2-3 महीने लगते हैं, फिर जाके होती है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना। भाई जो डिविडेंड इशू होगा या फाइनल होगा, वो तो इस AGM में होगा ना? ऐसा ही है। आपको हर सवाल में, यानी दैट मींस कि सर जो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा, वो दिया तो 2020 में जाएगा, पर कौन से साल का? 19 का। अब मैं आपसे लॉजिकली बात पूछता हूं, ये इस कंपनी के ऊपर जो इशूअर है, ऑब्लिगेशन कब अराइज हुई है? 2020 में। क्योंकि उसने बकवास कब की? इससे पहले तो कोई ऑब्लिगेशन थी ही नहीं। तो मैं आपसे लॉजिकली पूछता हूं, भले ही देखो ये कंफ्यूज करने के लिए लिख के देगा, मैं हर वो चीज कवर करवा रहा हूं जो वो पूछ सकता है। सही है ना? मैंने तुम्हें क्या कहा था, वीडियो में वादा भी किया था कि लिंकेज होगी। तो IS8 भी लिंक हो रहा होगा, जो पुराने कॉन्सेप्ट है FAR 1 के, वो भी आ रहे होंगे, तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे कवर होंगे, खुद ही भेजे में फिट होंगे। पर क्या ये बात समझ आ रही है आपको कि 2020 में अगर मैं AGM में बैठा हुआ हूं, तो सारे शेयर होल्डर्स कौन से फाइनेंशियल्स को फाइनल कर रहे हैं? 19 के। यानी 19 में जो हिसाब किताब हुआ, वो अप्रूव कब होगा? 2020 में। लॉजिकल सी बात है यार, पूरे साल बिजनेस होगा तो उसका ऑडिट होगा, तो ऑडिट होने के बाद अप्रूवल तो 2020 में ही होगी ना? क्या बात समझ आ रही है? तो यानी सर हम ऐसे ही याद करने के लिए एक चीज कहें कि पिछले साल का फाइनल डिविडेंड हमेशा अगले साल में डिक्लेयर होता है।
क्या सब बच्चों ये बात बताओ कि ये बात भेजे में बैठती है कि पिछले साल का फाइनल डिविडेंड कब फाइनल होता है? अगले साल। तो अकाउंट फॉर भी अगले साल होगा। क्या हमने भी 2020 में ही अकाउंट फॉर किया था? वेरी गुड जी, कोई मसला यहाँ तक? बस इसी में ये ट्रिकी चीज थी। चलें जी, वेरी गुड। अब इसको मिटा देते हैं। चलें जी, वेरी गुड। सर अगर फाइनल डिविडेंड आफ्टर डिस्पोजल ऑफ शेयर्स देता तो इन्वेस्टर की अकाउंटिंग में, यार देखो लॉजिकल बात है, यानी इधर सुनो भाई, डिविडेंड तो उन नंबर ऑफ शेयर्स में मिलेगा ना जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो ये रट्टा नहीं लगाओ कि बिक जाते तो क्या होता भाई, जितने शेयर्स हैं उस पर डिविडेंड ले लो, खत्म कहानी। क्लियर है? हमारी आई थिंक 17% की होल्डिंग थी। 17% कैसे पता? पहले 10%, फिर 5%, फिर 2%, तो अकॉर्डिंगली हमने अपना डिविडेंड लिया। बात क्लियर है? चलें जी सर। अच्छा जी सर, ये बेटर नहीं कि लास्ट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर होगा, बिकॉज ईयर तो जुलाई टू जून भी होते हैं। तो मेरी जान यार, ये कैसी बात है, जानी इधर बातें नहीं। अबे भाई, अगर जुलाई ईयर एंड होगा तो उसकी एजीएम सितंबर में होगी, तो तुम अकॉर्डिंगली सोचोगे ना, बेहतर क्या चीज है, मतलब दवाई थोड़ी ना लिख के दे रहा हूं मैं। सही है अहमद? मेरी जान, जैसा ईयर एंड होगा तो एजीएम भी अकॉर्डिंगली होगी ना। चलिए जी भाई, अल्लाह के करम से हमारा इन्वेस्टर तो खत्म नहीं हुआ, इक्विटी सिक्योरिटी हो गई है खत्म। क्या हमने बोनस सीखा, एक्विजिशन सीखी, डिस्पोजल सीखी, रीवैल्यूएशन सीखी, खरीदना बेचना सीखा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कब कंसिडर होगी ये सीखा। यानी सर आपकी ग्रिप आ गई इसके ऊपर, तो इसका मतलब कि आगे ये टेस्ट नहीं होगा? नहीं, अब आगे आने वाले क्विज़ेस में इक्विटी सिक्योरिटी तो होगी होगी, डेट भी होगी, पर इससे पहले हमें क्या सीखनी है? तो चलें सर, इसको ले आते हैं ऊपर, डेट सिक्योरिटी, इसको फोकस के साथ। ये हमारे इन्वेस्टर बाबू हैं और दूसरे इशूअर हैं। अब जरा प्लीज फोकस करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि 100% एफर्ट होगी मेरी कि आसानी से भेजे में बैठ जाए। सही है? पर प्लीज 100% अटेंशन के साथ, बिल्कुल स्लो स्लो। अभी भी वही बंदा है, बहुत पैसे हैं इसके पास, तो वो गिर रहे हैं इसके पैसे। सही है? अब इसको मसला ये है कि अगर मैं इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो हो सकता है कि फेयर वैल्यू के डिप की वजह से मेरे पैसे डूब जाएं। क्या ऐसा रिस्क हो सकता है? तो क्या ये फिर ऐसे ही पैसे बैंक में रखे या उसको इस्तेमाल ही नहीं करे? कौन सी सिक्योरिटीज में? अच्छा, डेट सिक्योरिटीज का पहले मंजन समझो क्या होता है टेक्निकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको उधार दिया और मैंने कहा यही पैसे मैं आपसे वापस लूंगा इस दिन पे, वो भी इंटरेस्ट के, तो मेरी कमाई क्या है? इंटरेस्ट। वेरी गुड सर, ये तो सीखना है, मेरी कमाई क्या है? तो सर ये आप क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं? ये तो हमें आता है, हमने बचपन से सीखा हुआ है। लोन देते हैं, इंटरेस्ट इनकम आती है, रिसीवेबल आता है, पैसे आ जाते नहीं। अब वो चेंज होंगी चीजें, आओ देखते हैं किस तरीके से कि मार्केट कैसे चलती है। अच्छा भाई सर, अगर मैं देखूं, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर कमाई लिखें कम है इक्विटी के मुकाबले में, शेख अमन तुम्हारी बात नहीं समझ आई जानी, कमाई वमाई को साइड में रखो, इसमें रिटर्न फिक्स है। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, प्लीज सुनना। लॉजिकली अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा मकसद होता है रिटर्न कमाना। कोई बता सकता है वहां पे कितने रिटर्न कमाए थे? दो। पहला डिविडेंड, दूसरा फेयर वैल्यू गेन। यानी सर वेरी गुड, हमें याद है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने दो तरीके के गेन कमाने के लिए इन्वेस्ट किया था। पहला, दूसरा डिविडेंड। वहां पे डिविडेंड था, यहाँ पे इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? चलें जी, अब एक एक करके सुनिएगा। यहाँ पे सर यही इन्वेस्टर अगर सामने वाले को पैसे देगा तो ये हो गया इन्वेस्टर, वो हो गया इशूअर। अब भाई मुझे एक बात बताओ लॉजिकली सोच के, जब मैं इसको पैसे दे रहा हूं तो कहीं पे डॉक्यूमेंट तो होगा ना। अब लॉजिकली एक चीज सिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो। उस डॉक्यूमेंट को आप नाम दे सकते हैं बॉन्ड का, टीएफसी का, या डिवेंचर का। यानी वो कागज के पन्ने के ऊपर जो स्टैम्प पेपर होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा। उस लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट का आप नाम कुछ भी रख दो। पर जो मार्केट में जार्गन चलते हैं वो क्या चलता है? बॉन्ड, टर्म टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। यानी एक टर्म के लिए आपने फाइनेंस सर्टिफिकेट ले लिया, आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपको क्या देगा? रिटर्न देगा, और बाद में आखिर में आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ आई?
अभी हमने सिर्फ तस्करा किया है कौन सी सिक्योरिटीज का। तो आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बॉन्ड हो, टीएफसी हो, डिबेंचर हो, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप पैसे दे रहे हैं वापस आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे, उस सिक्योरिटी को मैं क्या कहूंगा? डेट सिक्योरिटी। सिंपल रखो उसको, तो रट्टा लगाने की कोई नीड नहीं है। अच्छा जी, प्लीज फोकस के साथ। फिर फेस वैल्यू, सुनना मेरी बात। फेस वैल्यू टेक्निकली इक्वल टू पार वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कहूं, पार वैल्यू कहूं, बात एक ही है। क्योंकि देखो ये सारे जार्गन है जो एक एक करके तुम्हारे भेजे में जाएंगे, एक एक करके। सुनना मेरी बात। अगर सामने वाली कंपनी जो कि इशूअर है, उसको प्लीज सुनना, 1 मिलियन, मेरी बात पे फोकस करना, आप लोग भी बताएंगे ऑनलाइन वालों, आप भी सोच के, 1 मिलियन रुपीज चाहिए। और अगर वो एक बॉन्ड या टीएफसी या डिबेंचर इशू करता है 100 रुपए का, तो वो कितने बॉन्ड इशू करे कि उसको 1 मिलियन मिले? 10,000। 1 मिलियन पैसे चाहिए तो कितने? 1 लाख या 10,000? सर हमारी मैथ्स हो गई है बेकार। 10,000 इंटू 1 मिलियन हो गया। हाँ जी, या 1 लाख इशू करूं? हाँ भाई, इसको सिंपल करके देखें। ये देखो यूं, 1 मिलियन चाहिए ना, कितना आ गया? ऐसा ही है। अच्छा भाई, यानी देखो एक बात है, समझो एक बात, यानी सिर्फ ये बंदा हो सकता है इन्वेस्टर, प्लीज सुनना, उस बंदे ने जो कि इशूअर है, सुनना मेरी बात, उस बंदे ने जो कि इशूअर है, उसने पैसे चाहिए किससे? इन्वेस्टर से। अब वो एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर हाँ एक चीज तो तय हो गई ना कि मार्केट में सब लोग एक बॉन्ड 100 का इशू करते हैं, तो ये चर्सी भी कितने का इशू करेगा? 100 का। अब इसको कितने पैसे चाहिए, ये उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करेंगे। इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट इशू करने हैं? 10,000। अच्छा अब एक लॉजिकली बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 10 के 10,000 मैं खरीदूं? क्या ऐसा हो सकता है 2,000 मैं खरीदूं तो बाकी कोई और खरीदेगा? अच्छा यानी सर मैं 10 के 10 खरीदूं, 2,000 खरीदूं, मुझे इसकी अकाउंटिंग सीखनी है, और फिर किसकी? इशूअर की। क्या यहां तक बात समझ आई? यानी सर एक बात समझ आ रही है दादा, जितने पैसे चाहिए, सही है, उसको पर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से डिवाइड करो, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे कि कितने इंस्ट्रूमेंट इशू करे। 10,000। अच्छा अब वैसे ही ना, वैसे ही इसको यूं करके दिखाता हूं। जैसे ये कागज का पन्ना है, सही है, वो क्या करेगा, इस पे लिखत पढ़त कुछ इस तरीके की होगी कि बॉन्ड, डिबेंचर या टीएफसी 10,000 इशू किए गए। सही है, क्वांटिटी इस पे लिख दी गई है, ये क्वांटिटी है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? मार्केट रेट कितना है? क्या ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, विच गिव राइट्स टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी, लायबिलिटी फॉर अनदर पार्टी? क्या बात समझ आई? देखो ये वही डेफिनेशन है जो मैंने पीछे लिंक की हुई थी। अच्छा अब एक बच्चे का सवाल आया, सर 100 रुपए की ही पार वैल्यू होगी? भाई जितनी भी आपको सवाल में गिवन होगी, क्या उसका मुझे कोई टेंशन लेनी है? भाई देखो मार्केट में पार वैल्यू 50 चल रही है, तुम्हें कितनी दी हुई होगी? 100 चल रही है, 20, 150, 150, तुम्हें उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? भाई तुम्हें अकाउंटिंग करनी है। बात क्लियर है यहां तक? कोई सवाल यहां तक तो मैं आगे जाऊं? यानी सर एक बात समझ आए, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट दे रहा है फाइनेंशियल एसेट ऑफ इन्वेस्टर और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर इशूअर। इसका रिटर्न क्या है? उसका रिटर्न क्या है? नहीं है, उसकी कॉस्ट है। चलें जी एक एक करके आगे लेके जाते हैं। ये देगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट, इसका हो जाएगा एसेट, उसकी क्या हो जाएगी? लॉजिकल बात है। चलिए जी सर, ये फ्री में नहीं दे रहा, रिटर्न क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम। लॉजिकली बताओ उसका क्या होगा? पक्की बात है? बिल्कुल हल्का फुल्का यहां तक कॉपी करो, फिर आगे लेके जाऊंगा। अभी ऐसे नहीं डायग्राम बनाने बैठे हो बंदे की, खाली इन्वेस्टर इशू लिखना नहीं। पिछले बैच में वो बंदा मैं बैठ के यूं कर रहा था, क्या कर रहा है वो? सर ये बना रहा हूँ, ये नहीं बन रहे थे, सिर्फ इन्वेस्टर इशू लिखो, ऐसे होते हैं। सर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज ओनली। एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज।
सर हम कॉपी नहीं करते, आपने कहा था पीडीएफ देंगे। मैं मतलब आप जो कह रहा हूँ वो तो कर लो ना। आप नहीं करें भले कॉपी, अगर आप पीडीएफ के कायल हैं, यानी आप अगर मेंटेन करते हैं डेटाबेस तो कोई इशू नहीं है। पर कॉपी करना मेरी नजर में अच्छी बात है कि आप हर चीज नोट कर लेते हैं। बस बेहतरीन है उसामा। मुझे अगर आपने लास्ट की 2 क्लासेस नहीं ली हैं तब भी ये समझ आएगा, क्योंकि अलग सिक्योरिटी है। ओके जी, मैं 1 मिनट बाद प्रोसीड करूंगा। चलिए जी मुनीब। शुएब अहमद कह रहे हैं कि सर कॉस्ट वाली बात समझ नहीं आई। जानी देखें प्लीज, इधर बाबू, इधर इधर 1 मिनट। सीधी सी बात है, जब मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूं तो वो 100 रुपए पे 10% का रिटर्न मुझे 10 रुपए देगा। मेरी इनकम है, उसके लिए एक्सपेंस है। क्लियर है भाई? मतलब सीधा बेसिक जबान में सही है भाई। अब्दुल उमर कह रहे हैं सर मैंने 2 क्लासेस नहीं ली थी तो बोनस का समझ नहीं आया। तो बाबू तो 2 क्लासों में करवाया ही बोनस था। सही है, तो आप वो ले लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सर इक्विटी पर तो हाथ जम गया जबरदस्त। ओके जी, जमा के रखिएगा, एकदम बढ़िया। इधर आगे चलें भाई। इशूअर भी तो उसको 100 से कुछ रिटर्न कमाएगा। अच्छा हसान अली क्या कह रहे हैं, एक बात सुनिएगा। हसान अली ये कह रहे हैं कि सर इशूअर भी तो कुछ कमाएगा, जाहिर सी बात है, पैसे लिए ही इसलिए हैं। पर मैं अभी आपको एक बात बताऊं, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग सिखाई? तो फिर अभी टेंशन ही लेने नहीं। वो क्या करेगा, पैसा रखेगा और आएगा, क्लब में जाएगा, कुछ भी करेगा, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैसे लेके इसको जो दे रहा है, मुझे उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। सही है जी, अपना विजन क्लियर रखें आप लोग। चलिए जी सर, अब गेम शुरू होगी। अब सुनना, कोई मुझे आप में से बता सकता है कि जो इन्वेस्टर था उसके अकाउंटिंग मॉडल कितने टाइप के थे? ये भी तो इन्वेस्टर है, बस वो इक्विटी सिक्योरिटी थी। ये डेट है, वेरी गुड। चलें जी, वेरी गुड। अब एक एक करके फुजैल बताओ कितने अकाउंटिंग मॉडल थे वहां पे? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और कॉस्ट मॉडल नहीं था ना? वेरी गुड जी, यानी एक बात समझ आ गई है। यानी सर वहां पे भी जैसे पीपी में कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल होता है, वहां पे था तो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल, तो उसकी भी 2 क्लासिफिकेशन, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। क्या मैंने वहां पे उस वक्त बताया था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है? यस सर, रखूंगा फेयर वैल्यू पे गेन या लॉस ओसीआई में। फिर ओसीआई बताया इट्स लाइक अ रीवैल्यूएशन सरप्लस, डायरेक्टली इक्विटी में जाता है। फिर बताया था क्यों जाता है, वो सारी चीजें। अच्छा जी, जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज में 2 मॉडल ऑफ अकाउंटिंग है, यहाँ पे 3 है। सही है जी, एक एक करके जिक्र करूंगा इसका। सबसे पहला अमोटाइज कॉस्ट, मतलब तो नहीं समझ आएगा, मैंने सिखाना है आज। आगे फेयर वैल्यू, इसका मतलब समझ आता है? पक्की बात है। चलिए जी, यानी सर रखूंगा फेयर वैल्यू पे गेन या लॉस ओसीआई से, बात क्लियर है? चलिए जी सर आगे, 1 मिनट। तीसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा जी, यानी मैंने अभी अगर अगर अभी यहाँ पे रुक के मैं तो बिल्कुल सीधा जबान में समझाने आया हूं ना। अगर आज के बाद मैं आपसे पूछूं, यानी अब तक के एमसीक्यू जो जो हो सकते हैं आपसे वो जिक्र कर रहा हूं। इक्विटी सिक्योरिटीज कितने तरीके से रख सकते हैं? डेट सिक्योरिटीज कितने तरीके से रख सकते हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, अब एक एक करके ताकि रिवीजन भी होता रहे ना। वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे तब जाता हूं जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है। वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे तब जाता हूं ये शॉर्ट टर्म यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, वो याद है ना? अच्छा, अब टू बी वेरी क्लियर, मैंने अभी ये नहीं सिखाया आपको कि डेट सिक्योरिटीज में यहां कब आऊंगा। यानी सर मतलब यूं, यहाँ पे टिक करके बताता हूं ना, यहां कब आऊंगा, यहां कब आऊंगा, यहां कब आऊंगा, मैंने सिखाया नहीं है। पर आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आज, इसका मतलब समझ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का? रखूंगा फेयर वैल्यू पे गेन या लॉस। वेरी गुड। उसका मतलब समझ आता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का? रखूंगा चेंजेस। अच्छा, इससे रिलेटेड एक नीचे बात कही गई है, पहले जो बातें समझ आ रही हैं उसका पूछ रहा हूं। ये समझ आती है बात? ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी।
क्योंकि कुछ भी पीएनएल में, वेरी गुड, इसमें क्या होगी, लॉजिकल सी बात है। यानी सर आपने ये तो मतलब की बात कर रहा हूं, सिर्फ मतलब अकाउंटिंग ना इसकी सीखी, ना दूसरे की सीखी, ना तीसरे की सीखी, यानी अब तक डेट सिक्योरिटीज में किसी भी अकाउंटिंग नहीं सीखी। पहले ऑब्वियसली मैं किसकी सिखाऊंगा, अमोर्टाइज कॉस्ट की। पर हाँ एक बात समझ आ रही है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का सिर्फ मतलब पता है और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का सिर्फ मतलब पता है। क्या आपको ये पता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब आऊंगा, नहीं पता ना, वेरी गुड। क्या आपको पता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब आऊंगा, नहीं पता, क्योंकि वो इक्विटी सिक्योरिटीज पे था। ये कौन सी है, डेट सिक्योरिटीज। आपको ये भी नहीं पता कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब आऊंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपका सवाल ही मर गया, क्योंकि अभी कोई पूछेगा कब आएगा, तो मैंने वो सवाल को ही मार दिया, क्योंकि वो मैं खुद बताऊंगा सही वक्त आने पे। क्लियर है। अच्छा जी, पहले एक काम करते हैं ना, आगे की दो चौरंगियों के मतलब पता है ना, तो पहले किसका मतलब समझ लें। तो सर पहले तो एक बात समझ आएगी कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिर हमारे पास से एक ऑब्लिगेशन चली जाएगी कि तीनों के मतलब समझ आ गए, फिर तीनों की क्या सीख लेंगे, अकाउंटिंग, फिर ये सीख लेंगे कि तीनों कब कब जाना है। वापस से रिपीट करता हूं, पहली चीज, हमें दो चीजों का मतलब पता है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इन दोनों का मतलब पता है। प्लीज सुनना, वो कह रहे हैं नमाज का ब्रेक दे देना मेरी जान, क्योंकि मुसल्ले पे खड़ा हुआ है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है नमाज का ब्रेक। भाई मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं दे दूंगा नमाज का ब्रेक, तुम लोग बीच में कैसे बोल सकते हो, मुझे समझ ही नहीं आती बात। जानी मैं कसम खुदा की दूंगा ब्रेक यार, अभी तो क्लास शुरू हुई है, टाइम ही कितना हुआ है, इधर देख लो यार। मतलब टीचर एक तो इतनी अपनी 100% एफर्ट रहा था, तो मुझे नमाज ब्रेक, तू तो ऐसा कहता है खाली रखेगा अल्लाह अकबर सीधा, सही है। प्लीज जानी फोकस किया करो यहाँ पे, मतलब ऐसे तुम खुद भी देखो, तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो बीच में नमाज, अच्छी चीज है, मैं खुद ब्रेक दूंगा भाई, पर थोड़ा तमीज से यार, ये कॉन्सेप्ट तो खत्म होने दो, एक बंदा प्लान करके आया है इधर। अच्छा जी इधर तो क्या, प्लीज 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 फोकस के साथ, मैंने अभी सिखाना ये है कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है। सही है, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे लेके चलूंगा मैं इसको, ताकि ये आसान हो जाए। पहले सीखेंगे तीनों के मतलब, जिसमें से दो के मुझे किसका नहीं पता, फिर सीखेंगे तीनों की अकाउंटिंग, फिर सीखेंगे कि तीनों में कब कब आना है। तो जब अकाउंटिंग सीख लूंगा तो फिर कंडीशन सीख लूंगा ना आराम से, कब कब आना है, तो अकाउंटिंग तो मुझे पहले से ही आती होगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले पिक करूंगा अमोर्टाइज कॉस्ट, सही है। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब अभी सिर्फ लिखा हुआ है, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब यह है, अच्छा इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, जानी वो बचपन था, अभी हम बड़े हो चुके हैं, सही है, अभी सिखाऊंगा किसको कहते हैं। सही है जी, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ये सबसे मुश्किल अकाउंटिंग है, ये अजाब बन जाती है, और मैं कसम खा के आया हूं आसान बना के जाऊंगा आज। सही है, तुम्हें साथ रहना है बस। अच्छा जी, अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ मतलब को रीड कर रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। सही है जी, और ऑब्वियसली बात है जब रीड करूंगा तो हल्का फुल्का क्लियर होगा बस। एडिशनल कॉस्ट जो भी होगी, इसको क्या कहते हैं वो मैं सिखाऊंगा। अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सर एक एक करके एक बता रहा हूं चीज ना, मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि जो भी एडिशनल खर्चा होगा, पहले सुनिएंगे मेरी बात, जो भी एडिशनल खर्चा होगा इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए, जो भी एडिशनल खर्चा होगा, क्या मैं फिर रिपीट करता हूं, ये खर्चा बताया क्या होगा, नहीं बताया सर, पर मैं इसका अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट कैसे बना। वो कहता है कि जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए, वो अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अब सर ये बता दें ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। अगर 3 साल का लोन है तो 3 सालों में, 4 सालों का है तो 5 सालों का है तो 5 सालों में, ये बात समझ आ रही है। चलिए, यानी सिर्फ अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब, देखो अमोर्टाइज को मैं खोल के बताता हूँ। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि यू आर अमोर्टाइजिंग योर एडिशनल कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मैंने सिर्फ इसका उर्दू तर्जुमा किया है, मैंने इसकी अकाउंटिंग नहीं सिखाई है। आप प्लीज सिर्फ यहां तक कॉपी करें, यही चार्ट जो मैंने दिखाया है, फिर इसके बाद मैं इसकी अकाउंटिंग पे लेके जाऊंगा, तब समझ आएगा कि इस पूरे लाइन का मतलब क्या है। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं फिर कह रहा हूं मैंने अभी सिखाया नहीं है, इसकी अगली स्लाइड में सब क्लियर होगा जी। मैं वो अभी सिखाऊंगा ना, मैं बोल रहा हूँ बस इसमें 5 मिनट का गैप है पूरे कॉन्सेप्ट में। मैं बना के लाया उस चीज को इस तरीके से कि आपको सब समझ आएगा कि मार्केट में असल में क्या होता है।
शुक्रिया जी उस्मान। इस स्टैंडर्ड की ग्रेड है 10 नंबर का आता है भाई, 8 या 10 नंबर का, हर जब से ये मतलब इंक्लूड हुआ है तब से आया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो। ओवर द पीरियड का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट 4 सालों की तो 4 सालों पे अमोर्टाइज होगा। बिल्कुल अरीबा ऐसा ही है जी। वो सब आएगा ना, मार्केट रेट क्या होता है अभी सब सिखाऊंगा। बॉस जैसे IFRS 15 में होता था, IFRS 15 समथिंग डिफरेंट। मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे गेम अलग है, अभी सिखाएंगे तुम्हें। जैसे इन्होंने कहा कि सर जैसे मार्केट में मार्केट का रिटर्न अलग होता है, इफेक्टिव रिटर्न अलग होता है, वो सारी चीजें सीखनी है आज। इंशाल्लाह आसान लगेगा आगे भी। कॉपी हो गया? अच्छा अब प्लीज फोकस, अब ने एक एक करके पूछना है। जानी तुम बताओगे, तुम ये बताओ कि डेट सिक्योरिटीज को कितने मॉडल पे रख सकते हैं? अबे अभी ये रहा जानी, कोई मसला ही नहीं है, 3 वैसे ही गलत बता दे ओपन, कि हम डेट सिक्योरिटीज को कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके की अकाउंटिंग कर सकते हैं? 3। पहली कौन सी? अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। भाई यहां तक पता है फुजैल? 2 का मतलब पता है ना, फेयर वैल्यू थ्रू OCI PNL। अमोर्टाइज कॉस्ट से अभी ऐसी उर्दू में सीखा है, क्या होता है? अच्छा वो एडिशनल कॉस्ट जो कि नहीं पता क्या होगी, उसको अमोर्टाइज करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ योर। अच्छा अब मेरी बात सुनना फोकस करके, जो मैं अल्फाज यूज कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि सर वो एडिशनल कॉस्ट जो वो मुझे पता नहीं है, अमोर्टाइज करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा अगर इस तरीके की कोई अमोर्टाइजेशन कर रहा हूं तो वो अकाउंटिंग कहलाएगी अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग। अब कनेक्ट करो इसको। जैसे इन्होंने कहा कि वो एडिशनल कॉस्ट जो मुझे पता नहीं है, अभी सीखूंगा कि क्या होती है, अगर उसको अमोर्टाइज करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ये हरकत कर रहा हूं और ये हरकत अगर सीख जाऊं तो मुझे समझ आ जाएगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग और अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होता है। बात समझ आ रही है भाई? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ ये बात समझ आई? मैं आखिरी बार ढीठ बन के रिपीट कर रहा हूं कि वो एडिशनल कॉस्ट जो अभी सिखाऊंगा, अगर उसको अमोर्टाइज कर रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, अगर उसकी अकाउंटिंग सीख गया तो मैं समझो ये अकाउंटिंग मॉडल सीख गया। क्लियर है? पक्की बात है? अभी वही तो सिखाना है। चलिए जी जी अभी वो सीखेंगे, बस अभी देखना है। अच्छा जी प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। एडिशनल कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन को अभी मैं बताना है अहमद जाहिद, अभी आप बिल्कुल मेरे साथ साथ। अच्छा मेरी जो बातें कही हैं वो अब तक क्लियर है? ओके। जार्गन जार्गन जो यूज होंगे मैं, अच्छा एक तो ये क्लियर करना है, ये क्लियर करने से मतलब है ये एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी, ये क्लियर करना है मैंने। यहाँ पे एक चीज आएगी जो आपको याद रखनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR का मतलब होता है, मैं मतलब भी लिख रहा हूं यहां पे, एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। ये अप्लाई होता है किस पे? कैरिंग अमाउंट पे। ये सारी बातें अभी सिर्फ हवाई हैं, मैं कह रहा हूं उसके बाद जो 10 मिनट है ना उसमें सब क्लियर होगा। प्लीज आपको क्या करना है, आज के बाद अगर सवाल में 2 अल्फाज लिखे हुए हों, IRR या इफेक्टिव रेट या एक्चुअल रिटर्न, तो वो अप्लाई होगा कौन सी अमाउंट पे? कैरिंग अमाउंट पे। अभी वो बताऊंगा कि क्यों होगा। दूसरी चीज, कूपन रेट, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय, ये अप्लाई होगा कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। अच्छा अब जरा यहां पे पहले मार्केट के डायनामिक्स को समझो। मैंने जैसे अबीर को पैसे दिए, सही है, अबीर ने कहा कि सर आपका रिटर्न 10%। अबीर कौन है? इशूअर। वेरी गुड, वापस से साथ साथ बोलना है, यानी सबने पार्टिसिपेट करना है। मैंने अबीर को 1 मिलियन रुपीस दिए, इसने कहा सर आपका रिटर्न 10%। वो कौन है? इशूअर। कैन यू कॉल दिस रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर? क्या ये बोल सकते हो? किसका रिटर्न है ये? किसको दे रहा है? अच्छा जो इसने रिटर्न मुझे कोटेशन में दिया है उसको मैं अंग्रेजी में क्या कहूंगा? कूपन या IRR? देखो सोच के बताना, पक्का? देखो लिखा हुआ है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। लॉजिकल बात है। देखो आप तो मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहा हूँ वापस से। मैं गया इसके बाद, इसने मुझे DFC इशू की है, इसने कहा उस्ताद 1 मिलियन मेरे, 10% का रिटर्न मैं आपको दूंगा।
इसने कोटेशन दी है, ये कौन है? इशूअर। तो ये बाबू जब कह रहे हैं कि मैं 10% का रिटर्न दूंगा आपको, प्लीज सुनना, जब ये कह रहे हैं कि सर 10% का रिटर्न आपको दूंगा, तो ये रिटर्न प्रोवाइड कौन कर रहा है? इशूअर। तो फिर मैं आईएफआरएस की जबान में या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनीज के ऑडिट पे जाओगे, वहां पे जाके अगर आप किसी पर्चे पे लिखा हुआ देखो कूपन रेट, वो प्रोवाइड कर रहा होगा कौन? इशूअर। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा जो रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है वो कितना है? 10%। कितना परसेंट? 10%। चलें सर, ये बात समझ आई। और इस 10% के रिटर्न को जो मुझे इशूअर प्रोवाइड करता है उसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं कूपन रेट। सिर्फ ये समझ आया? पक्की बात है? चलें जी, ये इतना मुश्किल जार्गन से मैं डायरेक्टली सवाल पे नहीं लेके जा रहा हूं, पहले पूरा मैप क्लियर कर रहा हूं। अब एक और चीज, तो ऊपर लिखा हुआ है सर एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। यार लॉजिकली अगर एक बात सोचो, 10% वो मुझे दे रहा है तो मेरी इनकम भी कितनी होनी चाहिए? लॉजिकल बात लगती है कि भाई लॉजिकली बताओ कि 10% अगर वो मुझे दे रहा है तो वही मेरी इनकम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता मार्केट में। मेरा एक्चुअल रिटर्न कम होता है क्योंकि मैं इंकर करता हूं कुछ एडिशनल कॉस्ट। वही तो सिखाऊंगा यहाँ पे, आप सीखो। अब कनेक्ट करूंगा, वापस से सुनो भाई। वो जब मुझे 10% का रिटर्न दे रहा है, सुनना मेरी बात, वो जब, सुनो मैं वापस से एक एक कर गया बिल्कुल स्लोली। मैं गया अबीर के पास, मुझे बोला दादा तुम्हें पैसे चाहिए ना इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट देता हूं। इसने बोला कितने? मैंने बोला भाई 1 मिलियन। इसने मुझे रिटर्न कोड किया कितने परसेंट? 10% का। सही है। अब मैं आपसे अंग्रेजी में पूछूं, ऑनलाइन वालों आप लोगों से भी, आप सबसे भी, इसको अंग्रेजी में क्या कहूंगा? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय। अच्छा, अगर आपसे इंटरव्यू में या प्रैक्टिकली कोई पूछे क्या कूपन रेट और आपका एक्चुअल रिटर्न सेम होता है? हो सकता है कि डिफरेंट हो सकता है कि डिफरेंट हो। अब मैं लॉजिकली आपको बताऊं, आइडियली सेम होना चाहिए। जो उसका खर्चा है मेरी इनकम है, जो उसका खर्चा है वो मेरी इनकम है। हाँ, आप एक बात सुनो, यानी सर कूपन तो समझ आ गया, पर मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा आज कि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर और मेरा एक्चुअल रिटर्न डिफर कर सकता है। वो डिफर ऐसे करेगा कि जब मैं एडिशनल कॉस्ट इंकर करूंगा उसमें से वन ऑफ कहलाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वन ऑफ क्या कहलाती है? तुम मुझे एक लॉजिकली बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब आप, प्लीज सुनना, अभी तो पूरा मॉडल है इसके ऊपर तैयार करके आया हूं, प्लीज सुनना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आप अबीर को दोगे, इशूअर को? नहीं, ब्रोकर को। और वो ब्रोकर कभी आपको वापस, लॉजिकल सी बात है, दिमाग लगाओ। एक मुंशी बन के भी सोचोगे ना, 10% का जो वो रिटर्न देगा ना परसेंटेज वाइज, उसमें से वो एक्सपेंस माइनस होगा। तो मेरा रिटर्न, सुनो मेरी बात, मेरा रिटर्न 10% रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं आपका आईआरआर कम होगा ज्यादा? कम होगा। क्यों? एडिशनल कॉस्ट है सर, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न क्या हो जाएगा? सर अब मेरे ख्याल से हल्के फुल्के जार्गन समझ आ रहा है। पक्की बात है? आखिरी बार करें, अभी के पास तो बहुत पैसे हो गए, हम चले गए जानी के पास। हम इसके पास गए, इसने बोला सर अभी मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, आपको चाहिए? दे नहीं रहा, वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, 5 लाख रुपए चाहिए, हमने 5 लाख रुपए इसको दिए, इसने XYZ सिक्योरिटीज मुझे इशू की। प्लीज सुनिएगा, सही है जी, मैंने XYZ सिक्योरिटी इशू की, इसने मुझे कहा कि रिटर्न तहां जो रिटर्न है 8%। सही है। इसने बोला कितने परसेंट? 8%। चलो मैंने कहा चलो भाई आइडल पैसा पड़ा हुआ है, 8% तो मिल रहे हैं। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। यानी 3 सालों तक ये मुझे 8% प्रोवाइड करेगा। आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा 8%। इसको अंग्रेजी में क्या कहूंगा? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। अच्छा, मतलब आप क्या ये भी कह सकते हैं कि जो इसने रिटर्न प्रोवाइड किया वो मेरे एक्चुअल रिटर्न से डिफर कर सकता है, कम हो सकता है? यानी आप कह सकते हैं 8% से कम हो सकता है? एग्जाम्पल दो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट, वो तो अभी एक ही सिखाया ना मैंने अभी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप 10%, 8% से कमाएंगे, पर आप शुरू में एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करेंगे, क्या वो आपके रिटर्न को कम करेगा? तो आपको नहीं लगता कि आपका एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है? चलो आप एक साथ हो जाएं, क्या आपका एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है? तभी तो मैं कहता हूं कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर हो सकता है कि डिफर हो। आप क्लियर है दोनों? अच्छा, इसको मैं इसलिए अंग्रेजी में कहता हूं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी मेरा अपना रिटर्न। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, मैंने फिर आपको ये बताया कि भाई सुनना मेरी बात, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। क्या IRR का अंग्रेजी में भी मतलब समझ आया? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है मेरा कंपनी का अपना रिटर्न।
हालांकि ये तो सबको 8% 10% दे रहे हैं, पर क्या सबका 8% 10% होगा या उससे कम होगा? किसकी वजह से? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये अमोर्टाइज कैसे होगी? ओवर द पीरियड ऑफ योर, पर अभी भी मैंने अकाउंटिंग सिखाई, पर क्या आपको पूरी अंग्रेजी, पूरे जार्गन, लॉजिक क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा, ये आईआरआर कौन बताएगा? हम खुद निकालते हैं, पर अपेरेंटली आपके कोर्स में आईआरआर निकालने का नहीं है। मैं फिर भी सिखाऊंगा जब ये टॉपिक खत्म होगा। सही है, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए, मैं फिर भी सिखाऊंगा कि आईआरआर निकाला कैसे जाता है। पर मैं फिर बताऊं, प्लीज सुनना, आईआरआर निकालते कैसे? मैं एक्सेल में लिखता हूं पूरे कैश फ्लो, प्लीज सुनना। एक्सेल में मैं पूरे कैश फ्लो ड्राफ्ट करता हूं कि आज इतने पैसे डाले, ये पैसे मिलेंगे, इतने पैसे वापस आएंगे, तो मुझे बताओ मेरा इफेक्टिव रिटर्न कितना है? तो मुझे एक्सेल 1 सेकंड में आंसर बता देता है। पर क्या वो आपको आपके स्टेज पे पता होना चाहिए? नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आईआरआर का मतलब क्या है। क्या वो मैं बताने में कामयाब हो गया? अभी तो अलग ही जलवे हैं इसमें। तुम्हारी सोच है जो तुम्हें मजा आएगा, अभी मैं एक एक चीज प्रूव करूंगा, क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल मॉडलिंग देखता हूँ इसमें एचबीएल की। सही है, तो प्लीज अब देखना यहाँ पे आगे चल के। अच्छा जी, अब एक एक करके सर आईआरआर बता दें दोबारा। आईआरआर मैंने बता दिया ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सर कभी भी आईआरआर ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या मैंने अभी बाकी चीजें सिखाई? हो सकता है, अभी सिखाऊंगा मैं। हो सकता है, जानिए अभी कैसे, वो बाद में ना, तुमने पूछा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, पर पहले अभी ये समझ ले कि कम हो सकता है। सही है जी, जी पूछो। अच्छा, अब एक मैं आपकी बात का सवाल समझ गया यार। एक हमारे भाई ने सवाल पूछा यहाँ पे, प्लीज सुनना, ये तो जानी सब बच्चे इन्होंने कहा कि सर जब आपको पहले दिन पे पता है, सुनना, आपको पहले दिन पे पता है कि आपको 10% नहीं उससे कम मिलेगा इफेक्टिवली ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, क्या सही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैचिंग प्रिंसिपल, कि भाई आप उसको ओवर द पीरियड इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ओवर द पीरियड फायदा देगी वो। सही है, अब एक एक करके इसका आगे बताऊंगा। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दें ब्रोकर का रोल क्या है इसमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब इतने ज्यादा पैसों की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो कंधे पे बोझ नहीं डाल के जाते पैसे की, बीच में कौन होता है? बैंक। बैंक ही ये ट्रांजैक्शन अरेंज कराता है, तो क्या वो मेरी खाला का पुत्र है? क्या चार्ज करेगा? पैसा, कमीशन, ब्रोकरेज। बात समझ आ रही है? क्लियर है भाई ये नाम? ओके जी, वेरी ट्रू सर। आगे लेके चलें? अच्छा जी, अभी है टाइम, खाली मैं रीड करा रहा हूँ, फिर हम नमाज ब्रेक पे चलेंगे। सुनना, ये पूरा गेम समझ आ गया? ओवर ए गेम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कॉपी, अबे अभी तो कॉपी करने के लिए दिया था इतनी देर, दादा अभी इसको देख लेना। अच्छा भाई, आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, आईआरआर का मतलब समझ आता है? इंटरनल रेट ऑफ, यानी एक्चुअल रिटर्न, यानी असल कमाई। सही है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पे मेरी क्लास में कोई रट्टू तो नहीं बनेगा आईआरआर मुंह टेढ़ा करके इफेक्टिव रिटर्न, नहीं। आईआरआर का मतलब क्या है? असल कमाई, असल कमाई। सही है जी। अच्छा, कुपन का मतलब क्या है? जो इशूअर दे रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलें जी, अब मैं खाली ये रीड करूंगा, मुझे आप अभी ये बता देंगे ना इसमें कौन सी चीज का क्या मतलब है, तो मजा आ जाएगा। कंपनी ने परचेज किए 5000 डिबेंचर, कौन सी सिक्योरिटी है? वेरी गुड सर, बात पिक हो गई। अच्छा, यानी सर मैं इक्विटी सिक्योरिटी की चौरंगी से बाहर आ गया। ऑन January 1, 2018 और ₹100 लीजिए, क्या है? फेस वैल्यू है। अच्छा सुनना, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ कूपन रेट है। कौन कौन कहता कूपन है ये? या ये डरना नहीं है, बताना है, तो अभी सिखाया तुम लोगों को। कूपन है, वेरी गुड जी, कूपन रेट है, वेरी गुड। अच्छा, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर फॉर, ये टेन्योर आ गया। रिडीमेबल का मतलब क्या? वापस मिलेंगे। कब मिलेंगे? 31 दिसंबर 2020। कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पे, जानी कैरिंग अ रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है ना, कैसे क्या पता मतलब, लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 15%, जो चीज खरीद रहा हूँ उस पर रिटर्न 15% का है। सही है। अच्छा, प्लीज आगे सुनेंगे। 3 सालों की इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर मैं चुप हो जाऊं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का तस्करा नहीं हो, तो आप क्या, मैं कह सकता हूँ, सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ रिटर्न जो सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है और मेरा असल रिटर्न सेम है? पर अभी तक, हाँ, जब तक कोई बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। लॉजिकली चलो यार, रटा नहीं लगाना किसी चीज का। मैं एग्जामिनर तो सवाल ही ऐसे बनाता, बताओ ट्रांजैक्शन कॉस्ट सही है, रिटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा? तो तुम लोग तो अकाउंटिंग करके जाओगे, बोलोगे पता नहीं क्या पूछ लिया उसने। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी रुपीज
50,000, ये क्या है? एडिशनल कॉस्ट है सर। अब इसका करना क्या है ये तो सिखाया नहीं है मैंने अभी। अमोर्टाइज करेंगे बट कैसे करेंगे ये भी नहीं बताया। अभी देखते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ईयर एंड इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये क्या लिखा हुआ है? IRR है। चलो अब लॉजिकली देख के बताओ। अभी अकाउंटिंग सीखी नहीं है, मेरी माँ की कसम नहीं सिखाई, अभी सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि लिंक होगी एक एक चीज। पर मुझे ये बताओ ये कम क्यों है 10%? एडिशनल कॉस्ट है। चलें जी सर, आप नमाज पढ़ के आए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको डे 1 पे जो पता है ना वो पीरियड रिकॉर्ड कैसे होगा। सही है जी, जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए भाई। 10 मिनट का ब्रेक है, खुदा के वास्ते टाइम पे आना वरना कॉन्सेप्ट गया तो गया ही है। सही है जी, 10 मिनट जानिए, बस यहीं से ही 10 मिनट में आ रहे हैं। 12 मिनट के अंदर नहाएगा क्या 2 मिनट में? जी भाई, तुमकी आवाज आ रही है आपको अहमद? ओके जी। अच्छा जी सर, हमने यहाँ तक तो देख लिया कि हमें इसमें ये समझ आ गया कि सर इसके अंदर डिबेंचर्स का क्या मतलब है, फेस वैल्यू किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें। अब सर इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। हाँ, अब वो है ना सही। अच्छा जी, अब प्लीज फोकस के साथ जानिए। अच्छा, हमें सीखना क्या, प्लीज सुनना। हमें सीखना ये है कि जो मेरी एडिशनल कॉस्ट है ये 50,000 रुपए की, ये किस तरीके से अमोर्टाइज होगी, कितने सालों में? 3 सालों में। अच्छा प्लीज अभी 100% फोकस चाहिए हाँ आपका इधर। अच्छा भाई, डे 1 पे पहली चीज, फेस वैल्यू कितनी है? यार ये कैसे आई 5 मिलियन, 5 लाख रुपए? अच्छा आप एक साथ ना, आप साथ साथ ना, जैसे जैसे स्टेप आएगा ना वैसे वैसे कैलकुलेट करेंगे। सही है, साथ साथ। मोहम्मद साहब बस 1 मिनट रुकिएगा, ये सारी चीजें अभी आंसर हो जाएंगी। मैंने अभी आपको खाली ये बताया कूपन का और IRR का मतलब क्या, और ये भी प्रूव किया कि देखो मेरा एक्चुअल रिटर्न 10% है। और ये 10% मैंने आपको ये भी बताया है कि मैंने एक्सेल पे निकाला है। मैंने क्या किया, एक्सेल को बोला भाई ये कैश फ्लोज है, मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनकॉर्पोरेट करके एक रिटर्न बताओ। देखो एक बात समझनी है, इस रिटर्न के अंदर जो कि 10.9140 है, ये वाला जो रिटर्न है ना, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी शामिल है, क्योंकि ये मैंने नहीं निकाला, सिस्टम ने निकाल के दिया है। कितने साल का है ये? 3 सालों का इफेक्टिव रिटर्न है। सही है जी, इसमें मेरी कमाई भी है, इसमें मेरा खर्चा भी है। मैं दो चीजें क्यों कह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है इसके अंदर, तभी ये 15% से कम है। ऐसा ही है जी जानी, एक्चुअल है, एस्टिमेट नहीं है, एक्चुअल है। अभी प्रूव करूंगा कैसे, यही तो गेम है आज, सीखना है भी है। इधर आ जाओ। और मैंने फिर कमिटमेंट भी की है कि जब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक में IRR निकालना भी सिखाऊंगा तुम्हारी नॉलेज के लिए। बस इधर, हाँ तो बस वो कैलकुलेटर पे ढक करके आंसर आता है उसको, वो भी सिखाऊंगा। इधर देखो। अच्छा भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, सामा कह रहे हैं सर 3 साल का रिटर्न कैसे पता लगा? मैंने फिर कहा, मैंने एक्सेल में या अपने फाइनेंशियल मॉडल में मैंने कहा मैं आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये 50,000 भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे निकाला था, मैं वो बता रहा हूँ। सही है जी, मैंने कहा 5 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टोटल कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ? टोटल कितने इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 550। ऐसा ही है भाई, 550 मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर मैं अपने कंप्यूटर को बताता हूँ कि भाई मुझे इस पे इतना 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 रिटर्न मिलेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे एक फॉर्मूला लगाता हूँ IRR का। मैं IRR लिखता हूँ और मैं अपने कंप्यूटर से ये पूछता हूँ, मुझे बताओ कि आज मैं 550 इन्वेस्ट करूं और मुझे हर साल इतने इतने मिले और ये पैसे वापस मिल जाएं,
तो मेरा पूरे साल की इन्फ्लेशन के साथ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ सब मिला के रिटर्न कितना बनता है? 10.9140। और फिर मैंने आपसे ये भी तो पूछा कि ये 15% से कम क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर क्या शामिल है? ट्रांजेक्शन। अभी मैं ये प्रूव भी तो करूंगा आज कि ये कैसे वो कैलकुलेट हुआ है, कैसे आंसर आएगा इसका। क्लियर है भाई? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है? मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये IRR गिवन होगा, मैंने इसका मतलब समझाया, ये नहीं सिखाया कि कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेबल भी नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आखिर में बताऊंगा इधर। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड की। ये कितना आ गया? अच्छा, आप जरा एक बात है, अना आंसर अभी सब यही बताऊंगा ना, अमोर्टाइज। मेरा मसला ये है कि ये जो है ना, ये है मेरी एडिशनल कॉस्ट चाहिए। ये मुझे डे 1 पे पता है, सही है जी। अब अगर ये इंटेंजिबल होता, पीपी होता, स्ट्रेट लाइन पे चला जाता या रिड्यूसिंग बैलेंस पे चला जाता। पर भाई ये जो 50,000 है, इसमें पैसे का मामला है, ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है जिसको मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं। इसमें किसका मामला है? तो सर जब पैसे का मामला है तो उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, तो उसको अमोर्टाइज करने का तरीका नॉर्मल नहीं होता, उसको मैं अमोर्टाइज करता हूं, आज मैं बता रहा हूं IRR के जरिए। किसके जरिए? पर मैं आपको अभी, टू बी वेरी क्लियर, क्या मैंने सिखाया कैसे अमोर्टाइज करूंगा? नहीं सर, वही तो सीखना है आज। मैं फिर कह रहा हूं वही सीखना है। पर क्या एक बात समझ आ रही है कि एडिशनल कॉस्ट जो है, जो मुझे वापस नहीं मिलेगी, वो कितनी है? 50,000। ऐसा ही है, मैंने आज इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज किया है। क्या किया है? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो जो पैसे दूंगा वो प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप किसी को भी कहेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने की तो आप 5 लाख बोलेंगे, नहीं 550। पर एक बात और समझ आ रही है, एक बात और समझ आ रही है, ये 5 लाख रुपए मैंने इशूअर को दिए हैं, वो 5 लाख रुपए ही वापस देगा। यानी सर ये बात समझ आ रही है, ये मैंने दिए हैं इशूअर को, ये मैंने किसको दिए हैं? ब्रोकर को। अच्छा, आप सब मुझे एक साथ क्या ये बता सकते हैं दोनों में से मुझे वापस कौन से मिलेंगे? ये वाले वापस मिलेंगे। अच्छा सर, आप तो बड़े बेवकूफ हैं, 5 लाख दे के 5 लाख ले, आपकी क्या कमाई है? इंटरेस्ट सर वो कब मिलेगा? ओवर द पीरियड। क्या मिलेगा? ओवर द पीरियड। सर अब एक और बात, सर इफेक्टिव रेट कैसे निकाला ये बता दें। जानी, मैं फिर कह रहा हूँ, तला राशिद खान, मेरी जान, मेरे भाई, मेरे पप्पू, मैंने बोला है कि ये निकाल के देगा तेरे को एग्जामिनर। सही है, ये मैंने कंप्यूटर रख के निकाला है, मैंने आखिरी बार बता रहा हूँ, 550 मैंने रखे, मैंने कंप्यूटर को कहा मैंने इतने पैसे डाले, ये मिलेगा और आखिर में पैसे वापस मिल जाएंगे। नीचे फॉर्मूला लगाया, बताओ इसका इफेक्टिव रिटर्न क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। फिर मैंने ये एग्जांपल दी कि मैं 50,000 को स्ट्रेट लाइन पे एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, ना इंटेंजिबल एसेट है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो इसकी अमोर्टाइजेशन नॉर्मल तरीके से होगी या अलग तरीके से? अच्छा, वो अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि वो होगी किसके जरिए, अभी मैं बताऊंगा ना कैसे होगी IRR के जरिए। अभी तो यही तो गेम सीखना है आज, ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक और बात बताएं, क्या ये समझ आ रहा है सिर्फ इतना कि कूपन रेट ज्यादा क्यों है, IRR कम क्यों है? अच्छा, ये समझ आ रहा है कि IRR के अंदर इस 50,000 का इम्पैक्ट है। कैसे है वो मैं बाद में सिखाऊंगा ना, एग्जाम में कसम खा के कहता हूं गिवन होगा, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें नॉट एग्जामिनेबल। भाई क्यों? मतलब उसने BFD का MFA का पेपर क्यों रखा है? इसलिए तो रखा है कि वहां पे निकलवाता है वो। सही, अब तुम बोलोगे यहीं सिखा दो, वहां भी काम आएगा, सीख लेंगे, बट आखिर में सही है, पहले ऑब्जेक्टिव अचीव करना है मुझे, प्लीज सुनना। अच्छा, आखिरी बात आता है इधर, आखिरी बात बताओ, क्या 50,000 का इम्पैक्ट तुम्हारे IRR में शामिल है? कैसे पता? क्योंकि कम है, क्योंकि कम है, ऐसा ही है भाई। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, मुझे इतना पता है, मैंने 550 इन्वेस्ट किए हैं, मुझे 5 लाख वापस मिलेंगे, 50,000 गए, तभी तो मैं इसको अंग्रेजी में क्या कहता हूँ? एडिशनल कॉस्ट कहता हूं। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब मसला यह है, प्लीज सुनना, खुदा के वास्ते अगले 15-20 मिनट बहुत ही अहम है, तो ना बातें करना, सिर्फ सुनना है, तो कैलकुलेट करना। अच्छा, अब यानी ये 50,000 रुपए 3 सालों में एक्सपेंस आउट होंगे, ऐसा है? मैं फिर कह रहा हूं, जानी बातें नहीं, बाबू बाबू शामिर इधर, ये 50,000 रुपए
3 सालों में क्या होंगे? एक्सपेंस आउट होंगे, अंग्रेजी में अमोर्टाइज होंगे। सही है, एक एक करके पहली एंट्री में बनाने लगा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, गलत बनाई है? नहीं, मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। अच्छा, फिर आपसे कोई पूछे तो आपने एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? लॉजिक देता हूं। इसका फायदा 1 साल है 3 साल, तो अमोर्टाइज कैसे होगी? 3 सालों में। अच्छा, फिर 3 सालों में जब ये अमोर्टाइज होगी नॉर्मल तरीके से, आईआरआर के जरिए? अच्छा, आप सर ये बता देना, लंबी नहीं कर, आईआरआर के जरिए कैसे? वही सिखा रहा हूं। अच्छा, आप सुने मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं इस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट क्या है? 550 ही है। कैरिंग अमाउंट पूछी है मैंने, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब है जितने पे कैरी हो रही है। 550 है, 550 है। 5 लाख कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा, 550 है। बिल्कुल सही कहा, 550 है। यही तो सुनना चाह रहा हूँ, 550 है। सही है जी। अच्छा, मैंने देखो पीछे लिखवाया है, आईआरआर जो लगता है वो कैरिंग अमाउंट पे लगता है। आईआरआर किस पे लगता है? कैरिंग अमाउंट पे लगता है। ऐसा ही है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस 550 पे 6003, चलिए सब कैलकुलेट करेंगे प्लीज मेरी मोहब्बत में, साथ साथ। यही है, चलें। अच्छा, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, फोकस के साथ, फोकस के साथ। क्या मैं कह सकता हूं मैंने सिर्फ किया क्या है? अपने 50,000 को, 550 को 10.914 से मल्टीप्लाई किया है। मैंने अपनी निकाल ली इंटरेस्ट इनकम। यार अभी बहुत अहम चीज है, जब तक मैं तीसरे साल के आखिर तक नहीं पहुंचता ना, तब तक दिमाग में 1000 सवाल चलेंगे, पर यहां आके कसम खुदा की खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। इधर सुनना, तभी बना के लाया हूं ये, सुनना। मैंने, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी लिखवाया था ना पीछे, कैरिंग अमाउंट पे आईआरआर लगता है, लगाया था? अच्छा, वो क्यों का भी जवाब दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हर क्यों का जवाब मैं ही दूंगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम पहुंच गए अपने इशूअर के पास, मैंने कहा दादा पैसे दे, उसने पता है क्या किया? 5 लाख रुपए पे 15% दिया। उसने कितने पे दिया? अबे मैं खुश हो गया, वाह दादा, मेरा असल इनकम 10%, तू दे रहा 15%। तो वो बुद्धि पे चमाट मारेगा, बोलेगा भंगी तेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इस वजह से तेरा कम है। वो तू अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, मैं तो तेरे को उतना ही दूंगा ना जितना अपना एग्रीमेंट है। क्या बात समझ आ रही है? भाई देखो सीधी सी बात है, लॉजिकल। मैंने आपको लिखवाया है कि कूपन रेट किस पे अप्लाई होता है? फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू तो वो है ना जो सामने वाले को दिया है मैंने, तो रिटर्न भी किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। यहां तक बात समझ आती है? चलें सर, अल्लाह का शुक्र है ये बात समझ आई कि आईआरआर कैरिंग अमाउंट पे लगेगा, कूपन फेस वैल्यू पे। अच्छा, अब देखो ये तो बात लॉजिकल है ना कि आईआरआर जो है वो कैरिंग अमाउंट पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है। अभी ये और भी प्रूव होगा, पर ये भी बात लॉजिकली समझ आती है कि जो कूपन है वो फेस वैल्यू पे क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने पैसे ही इतने दिए, तो रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। ऐसा ही है। यानी सुनना मेरी बात, अब आप एक एक करके मुझे बताएं कूपन कितना आया? 75,000। चलें, वेरी गुड। सुनना सुनना सुनना, फोकस के साथ, एक चौरंगी दिमाग की यहाँ क्लियर होगी। मैंने क्या किया? 75,000 रुपए मुझे मिले। अब एक एक करके आप कैलकुलेटर उठाएंगे अपने पास, जिसमें 550 में प्लस करें 60027 और माइनस करेंगे 75,000, 535027, यही है। अच्छा, आपने क्या किया? इंटरेस्ट बुक किया, कैश आ गया और ये क्लोजिंग बच गया। यार अब देखो, अब मैं समझाने लगा हूं उसको। इधर पहले ये मैं इसको आखिर तक लेके जाता हूं, फिर आपको यहाँ पे एक एंट्री सुनना। ये पहले साल के आखिर की एंट्री है, अभी बता रहा हूं एक एक करके मेरे बच्चों, सुनना। ये पहले साल के आखिर की एंट्री है। मैंने इन्वेस्टमेंट कब की है? 2018 में। प्लीज सुने, प्लीज सुने, प्लीज सुने। उसने मुझे पैसे कितने दिए? यार ये बहुत लॉजिकल बात है, अगर ये 10 बार भी नहीं समझ आया ना, मैं 1000 बार समझाऊंगा। प्लीज सुनना इधर। 75,000 दिए। सर ये 75,000 कैसे आया? सर आपने 5 लाख पे जितने पैसे आपने उसको दिए थे उस पे रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, आइडियली 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 आपका रिटर्न कितना होना चाहिए था? 75,000। आइडियली जानी ऑनलाइन वालों, आप सब बताओ ना कितना होना चाहिए था? पर आपका रिटर्न 75 नहीं है, उससे आपने कितना रिकॉर्ड किया है? सर आपने ये रिकॉर्ड किया है पहले साल में। यार आप जरा गेम समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ कि आईआरआर किस तरीके से उसको कटाएगा। यहाँ से सुनना,
कैश आया ज्यादा, इनकम आई कम, कैश आया ज्यादा, इनकम रिकॉर्ड हुई कम। अब सुनो एक बात सुनो, मेरी इन्वेस्टमेंट को मैंने डिक्रीज किया है, यह है बैलेंसिंग फिगर। ये क्या निकाली है मैंने, या प्लीज जरा फोकस करना, ये है बैलेंसिंग फिगर, ये है बैलेंसिंग फिगर। मैं अभी पूरा प्रूफ करूंगा। मैं आपको बताऊं, आपकी इनकम आइडियली कितनी आनी चाहिए थी, 75,000। 75,000 से कम आई है टेक्निकली। सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, IFRS 9 के फाइनेंशियल मॉडल्स ये कहते हैं कि इनकम कम बुक करो या एक्सपेंस अलग से बुक करो, बात एक ही है। समझो मेरी बात, क्या मैंने इनकम 75,000 से कम बुक की है? टेक्निकली उस 50,000 रुपए का कुछ ना कुछ यहाँ पे अमोर्टाइज हुआ है, और वो देखो आपको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है। यानी अब मैं आपसे एक बात पूछूं, प्लीज सुनना, ये सारी चीजें IRR कर रहा है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? IRR कर रहा है। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ, सुनना। असल में मार्केट में यही चलता है, होता यही है ना, लॉजिकल बात है। मैंने इनकम उतनी रिकॉर्ड की जितनी मेरी है, मैंने इनकम कितनी रिकॉर्ड की जितनी मेरी है। क्या 75 थी या उससे कम थी? अच्छा अब एक बात अगर आपसे पूछूं, अगर आपने जवाब दे दिया, आप बताओ कि ये जो 75,000 की इनकम है आइडियली होती, अभी मैंने 75 रिकॉर्ड उससे कम की है। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ 75,000 से कम इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि 50,000 में से कुछ एक्सपेंस बुक हुआ है? सही कह रहा हूँ? हाँ भाई ऑनलाइन वाला आप सब बताओ, सही कह रहा हूँ ना? 50,000 में से कुछ ना कुछ एक्सपेंस बुक हुआ है, जिसकी वजह से मेरी इनकम क्या हो गई है। मैं आपसे पूछूं पहले साल कितना एक्सपेंस बुक हुआ है, आप बोलोगे 14,973। बात समझ आ रही है? यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटलाइज किया था ना, उसमें से 14,973 क्या हो गया, अमोर्टाइज हो गया। और अमोर्टाइज इस तरीके से हुआ कि आपकी इनकम बुक हुई है कम, और इस कम इनकम को बुक करने को मैं कहता हूं नेट इनकम, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, जो कि किसके जरिए निकाली है, IRR के जरिए। बताओ यहां तक समझ आई बात? किसके जरिए? IRR के जरिए। यानी मैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं करूंगा, IRR खुद ब खुद उसको रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है? ऑनलाइन वालों अब जल्दी बताओ मुझे, बैलेंसिंग फिगर अलग तरीका है पर उसमें वही मजदूरी है। पता है क्या करोगे, दो शेड्यूल बनाओगे। एक बच्चे ने मुझे कहा, सुनना, अभी ने मुझे कहा कि सर क्या अलग अलग निकाल सकते? बिल्कुल, पे कितने शेड्यूल बनाओगे? एक्चुअल अलग चलेगा, ये वाला अलग चलेगा, दोनों का डिफरेंस एक्सपेंस बुक करोगे तो पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा, एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। सही है? अच्छा जी अब एक एक करके बता दूं, आखिरी बार प्लीज सुनिएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की 5 लाख रुपए की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की 50,000 रुपए की, टोटल बच्चों मेरी जेब से कितना गया? ऐसा ही है, 50,000 गया एडिशनल। मुझे इतना पता है कि ये 50,000, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, सब बच्चे सुकून से अभी लिखना बंद करें, सब सुने एक बात। ये 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में डेबिट हो गए, समझो जैसे पीपीई कैपिटलाइज हो रहा है, समझो कि पीपीई कैपिटलाइज हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह होती है, ये भी वैसे ही समझो, ये कैपिटलाइज हो गया। पर वहां पे इसको एक्सपेंस आउट करने का तरीका होता है या तो स्ट्रेट लाइन या तो रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दारोमदार यार यहाँ पे है, क्योंकि वहां पे उसी टाइम पैसे देते थे, यहाँ पे ओवर द पीरियड पैसे मिलेंगे भी। तो भाई इसके लिए क्या मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनकॉर्पोरेट करनी है? अच्छा वो आप करते हैं फाइनेंशियल मॉडल से, वो फाइनेंशियल मॉडल आपको निकाल के देता है एक चीज जिसका नाम है IRR। पहले ऑनलाइन वाला आपसे बताओ, यहां तक बात समझ आई? हाँ जी जल्दी बताओ, जानी जल्दी से, फोकस। ऐसा ही है IRR, बिल्कुल फोकस के साथ IRR। अच्छा फिर मैंने आपको पहली लॉजिक दी, शुएब रहमान कह रहे हैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। मेरी जान, मैंने शुरू में ही बकवास की थी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जाने पर तुम ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो? मुझे जवाब देने में कोई मसला नहीं है, पहले मुझे पता है ये सवाल आएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो सकता, फिर ये कैसा सवाल है भाई? लॉजिकल बात है जानी, इसके अंदर हर साल पैसे मिल रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, तो मैं क्या सबको इनकॉर्पोरेट करूँ ना फैक्टर्स को? अब क्या हमारे पास दिमाग में कैलकुलेटर है या कंप्यूटर बताएगा? हमने किया जानी, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा जी अब प्लीज सुनना, रिटर्न में कोई कैश नहीं आता फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता ना, लॉजिकल सी बात है। और मैं बेवकूफ हूँ, रिटर्न नहीं मिलेगा तो पैसे दूंगा क्यों? सही है? अच्छा अभी मैं यही बता रहा हूँ ना, सम आप प्लीज एक एक करके मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ शुरू से एंड टू एंड। हाँ सुनना, मैंने डे 1 पे 50,000 रुपए ज्यादा दिए हैं, इशूअर को नहीं दिए हैं, ब्रोकर को दिए हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे डे 1 पे दिमाग में पता है, प्लीज सुनना, यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ फिर मिटा दूंगा, बाद में कॉपी करना ही है। सुनना, मैंने
5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कितने परसेंट कमाने के लिए? 15% कमाने के लिए। जरा बताओ कितना रिटर्न आता है? इसको और आसान करूंगा, सुनो। कितने साल कमाऊंगा ये? बताओ कितना आता है? 75,000 इंटू 3, 225। बच्चों ये बहुत अहम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें गोल घाल के पिला रहा हूँ ये, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपोजर ही इसका है। तो जरा प्लीज सुकून से समझना मेरी बातों को, इधर उधर नहीं भटकना। अच्छा जी, आइडियली मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी तुम्हें सिखानी भी है ये चीज। अगर मैं अपने बॉस को ये कहूं कि सर मैं 225 कमाऊंगा, तो परसेंटेज वाइज रिटर्न कितना है? 15%। अगर मैं अपने बॉस को कहूं या अपने सीईओ को कि भाई सर हमने इस इन्वेस्टमेंट पे 225 कमाने पैसे वाइज, तो परसेंटेज में कितना कमाऊंगा? 15%। अब मैं तुमसे लॉजिकली एक बात पूछता हूं, इससे 1 रुपया भी नीचे जाओगे परसेंटेज नीचे आएगी? लॉजिकल बात है भाई, इससे 1 रुपया भी नीचे आओगे परसेंटेज नीचे जाएगी ऊपर आएगी? नीचे आएगी। तो मुझे एक बात बताओ ना, आप क्या 225 कमाओगे या जेब से कुछ लगा भी है? कितने? अच्छा, यानी सर मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस किया, 50,000 आ गया। कितना आ गया ये यार? अब अकल जरा दिमाग से सोचो। अब आपका बॉस को क्या बताओगे? 225 कमाओगे? 175 के डे 1 भी पता है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब दिमाग क्या कहता है? आपका एक्चुअल रिटर्न 15% उससे कम है। लॉजिकल है, देखो कितना है। अच्छा, आपका बॉस बोलेगा भाई मुझे ये नहीं बता कि कितना अमाउंट मिलेगा, मुझे ये बता परसेंटेज में कितने कमाऊंगा। तो अच्छा, अब आप बोलोगे यार सर ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को ना वो एक्सेल में डाल के, हाँ भाई एक्सेल में डाल के ही आएगा, ये रहा 10.9140। हम फिर कैलकुलेटर में भी सीखेंगे बाद में, बट क्या अब मुझे बताओ, ये बात समझ आ रही है कि आपका एक्चुअल रिटर्न 15% से कम इसलिए क्योंकि 15% वाली अमाउंट नहीं मिल रही, उससे कम मिल रही है। क्लियर है भाई? अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक आ गई समझ। चलिए जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ यार, मरना नहीं है तुम्हारे लिए ये, जल्दी से सब बताओ, सब बताओ भाई। चलें जी, वेरी गुड, ऐसे ऐसे ये होना चाहिए रिस्पॉन्स। चलें जी इधर, अब सुनो, तू पूछ ले एक बार। हाँ, मैंने फेस वैल्यू मॉडल सिखाया, फेस वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? तो तुमने तो सौदा किस पे किया है? तू मोबाइल खरीद के आया मार्केट से, 1,10,000 का आईफोन, मार्केट में 1,20 का हो गया, तो 10,000 वापस जाके देगा उसको, या 1,10 पे ही रहेगा? तुम्हारा सौदा हो गया, 3 सालों के लिए लॉक हो गए। सही है, ये एग्जाम्पल है इसकी ताकि समझ आए। चलें जी, शुक्रिया जी। अब इधर सोचे, अब समझ आई? पक्की बात है, अम्मी की कसम, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं? चलें जी, वेरी गुड। अब इसको आगे लेके चलूं? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ यार, लॉजिकली लॉजिकली तो देखो, मुझे इनकम जो बुक करनी चाहिए, अब उसकी लॉजिक बता रहा हूं कि क्यों तुमने कैरिंग अमाउंट के ऊपर आईआरआर लगाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरी असल इनकम है 175 है, असल इनकम का रिटर्न है 10.9140%। अब खुद सोचो, इनकम असल रेट से बुक करूं या प्रोवाइडेड से? असल से। हाँ भाई आप भी बता दें, या ऑनलाइन वालों आप भी बता दें, इनकम असल रेट से बुक करूं या प्रोवाइडेड से? असल रेट से। सही है ना? 10.9140 इसी से बुक की है। ऐसा है भाई, ऐसा है। अब समझ आई बात? चलिए जी। अच्छा, अब आप एक और सवाल पूछता हूँ, इनकम असल रेट से बुक कर रहा हूँ, पैसे किस रेट से लेके आऊं? आप बोलेंगे अरे प्रोवाइडेड से। किसे? प्रोवाइडेड से। यानी सर ये तो बात अब आप हमारे भेजे में बैठी है, इनकम बुक करूंगा असल रेट से, पैसे लेके आऊंगा प्रोवाइडेड से। आखिरी बार मेरे साथ, इनकम बुक करूंगा असल रेट से, पैसे लेके आऊंगा। लॉजिकल भी है। क्लियर है अब? चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये मतलब एंड है समझो। ओके, इधर अब क्लियर है? अच्छा, फिर पहले साल की एंट्री बनाई मैंने, पैसे लेके आया प्रोवाइडेड से एक्चुअल से? प्रोवाइडेड से एक्चुअल से। वेरी गुड, प्रोवाइडेड से इनकम बुक की, बाकी अमोर्टाइजेशन। बाकी क्या बोलोगे? वो आईआरआर कैलकुलेट ही ऐसे हुआ है, बाकी जो 50,000 की कैपिटलाइजेशन है देखो उसमें से कुछ कम हुआ है। एक लॉजिकल बात अगर किसी ने बता दी ना, मुझे मजा आएगा। फुजैल, ये जो क्रेडिट हुई है इन्वेस्टमेंट, ये 3 सालों में टोटल कितनी क्रेडिट हो जाएगी? 50,000 पक्का? चलिए जी, यानी फुजैल ये कह रहे हो, आप सब भी ये कह रहे हैं कि 50,000 में, ये जो 50,000, ये जो 14973 है, ऐसे अगले सालों में टोटल अमोर्टाइजेशन 3 सालों में 50,000 की होगी, ये प्रूव होगा अभी। सही है? चलिए जी भाई, क्लियर है?
सर ये क्लियर है, पर ये जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की है यही तो बता रहा हूँ मुस्कान, अभी देखो ना आगे, अभी आगे तो चलें। अच्छा भाई नताशा कह रही है आईआरआर और कूपन सेम क्यों नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि एडिशनल पैसे लगे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया नताशा, ये रहा 175 का क्या है, मुहिब कह रहे हैं सर ये समझ नहीं आया। अच्छा जी इधर देखें, अच्छा भाई एक एक करके ताकि मैं सबको साथ लेके चलूं, यार मेरे बच्चों खाली इधर देख लो, आखिरी बार प्लीज फोकस। मुझे एक बात बताओ भाई, 225 कमाऊंगा ये समझ आती है, अन्ना आंसर, अफशाना, नताशा, मुस्कान, ये समझ आ रही है, जल्दी बता दो, फिर ये प्लस माइनस भी बताता हूं क्या है, ऐसा ही है। चलें, फिर मैंने कहा 50,000 एडिशनल जेब से लगा, ये भी समझ आता है क्या, ये समझ आता है डे वन पे मुझे पता है मैं इतने कमाऊंगा, ये भी समझ आता है। चलें जी अल्लाह का शुक्र है ये भी समझ आता है। अभी देखो ये समझा रहा हूं, प्लीज देखो इधर आखिरी बार, फिर मेरे बच्चों मुझे ये बात बताओ, यानी बातें नहीं बाबू प्लीज, फिर आप ये बताएं अगर मैं 225 कमाऊं तो वो 15% का रिटर्न है, अगर 225 एग्जैक्ट कमाता हूं, ऐसा ही है, वो 15% का रिटर्न है जो कि वो सामने वाला दे रहा है, ऐसा है। 225 से 1 रुपया भी कम कमाऊंगा तो आपको पता है ना मेरा रिटर्न कम हो जाएगा, जल्दी बताओ, मेरा रिटर्न कम हो जाएगा अगर 225 से 1 रुपया भी कम कमाऊंगा। तो आपसे मैं सबसे पूछ रहा हूं क्या 225 कमा रहा हूं या 225 से कम, वो भी किसकी वजह से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, ऐसा ही है। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, अच्छा अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से बच्चों कम कमा रहा हूं तो सही लॉजिकल बात है, तभी मैं अपने बॉस को ये बता रहा हूँ फाइनेंशियल मॉडल में ऐड करके कि मैं परसेंटेज वाइज कितने कमाऊंगा, 10.9140, यहां तक बात समझ आती है। ओके, फिर मैंने आप सबको एक लॉजिक दी, प्लीज फोकस के साथ सुने। मैंने आपको ये कहा जब आपको पता है आपकी एक्चुअल इनकम 10.9140% है तो मैं इनकम किससे बुक करूं, प्रोवाइडेड से या एक्चुअल से, एक्चुअल से, जल्दी लिख के बताओ, ये बात समझ आई, असल वाले से। अच्छा पैसे कितने से लेके आऊं, प्रोवाइडेड से, ऐसा ही है, कूपन से, यहां तक बात समझ आ गई। अब शाना, शुएब, मोहिब, सब बच्चे जितने भी हैं, ओके। अब देखो गेम ये प्लस माइनस भी समझाता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है, इधर देखो भाई, जानी बाबू प्लीज, बाबू इधर 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 इधर, फोकस सब इधर। अब देखो दो तरीके हैं, या तो मेरे रास्ते पे चलो या घरा मजदूरी जो अभी करके दिखा रहा हूं। मैं पैसे लेके आया 75 के हिसाब से, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने के हिसाब से हुआ है, 75 के हिसाब से 15%। मैंने इनकम बुक की है कम, क्योंकि मेरी एक्चुअल इनकम ही कम है। अच्छा आईआरआर की वजह से मेरी इनकम, दादा प्लीज इधर फोकस, आईआरआर की वजह से मेरी इनकम कम बुक इसलिए हुई है क्योंकि जब मैं कैश रिसीव करूंगा ज्यादा, इनकम बुक करूंगा कम, तो वो जो 50,000 मैंने कैपिटलाइज किया था ना उसमें से कुछ ना कुछ अमोर्टाइज होगा। अच्छा यानी ये बात समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ये जो 50,000 है ये वाला ओवर द पीरियड कम होते 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 पूरा 50 से कम होकर 0 हो जाएगा, ऐसा ही है भाई। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ये बात समझ आई। अच्छा अब दो तरीके, या तो दो अलग अलग शेड्यूल बनाऊं, फिर इनकम पूरी बुक करूं, फिर अमोर्टाइजेशन नेट करूं, या जो मार्केट में चलता है वैसे करूं। इनकम कम बुक करने का मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर 14973 की कॉस्ट नेट हुई भी है, तुम्हें करने की नीड नहीं है। ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक समझ आया। अच्छा अब ये प्लस माइनस समझ लो कि सर ये 550 में 60027 माइनस 75 क्यों है, यही है ना। इधर देखो फोकस के साथ भाई, 75,000 की रिसीट है और 60027 का इनकम है, सही है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का नेट आ रहा है 14973। आप सिर्फ एक काम करें, 550 में से 14973 माइनस करें, देखिए यही आंसर आएगा, करके देखो यही आ रहा है भाई। 550 में से 14973 माइनस करें, यही आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं इतनी मजदूरी क्यों करूं, आप इंटरेस्ट को ऐड करें, जो पैसे लेने जो मिल गए उसको माइनस करें, बचे हुए पैसे आ जाएंगे। भाई देखो मेरा तरीका क्या, सुनो, जो पैसे मिलने उसको ऐड किया, जो पैसे मिल गए उसको, साथ साथ जो पैसे मिलने हैं उसको, जो पैसे मिल गए उसको लेस किया, जो पैसे बच गए वो आगे जाएंगे। क्लियर है आप, सही है। या तो इसको डाल के माइनस कर लो या प्लस माइनस करो, दोनों का आंसर क्या आएगा,
सेम आएगा। अब समझ आई भाई? अच्छा, नताशा कह रही है हर बार क्या फिर IRR लेस होगा? अब तक लेस ही होगा, यही समझो। सही, अब तक कम ही होगा। अब तो कोई मसला नहीं है पहले साल में। ऑनलाइन वालों जल्दी, अल्लाह का शुक्र है। आगे चलें, चलें, चलिए जी, मेरा तरीका अच्छा है। वेरी गुड। अब इधर देखो, सबके आंसर दे दिए, अब तुम लोग नहीं बोलोगे। अब इधर देखो, फौरन से अगला साल आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, पहले साल के आखिर में मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 535027। क्या पक्की बात है? सबका यही ईमान है ना? चलिए जी, बेहतरीन हो गया सर। यानी सब यही कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी 535027 पे, ऐसा ही है? चलिए जी, बेहतरीन हो गया। अब आगे देखते हैं। अगला साल शुरू हुआ। अगले साल के शुरू में 535027 मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। इनकम तुम लोग बताओगे? इनकम किससे बुक करूं? IRR से? पक्की बात है? चलें, IRR से बुक करें, कितनी आती है? 58393। अच्छा, पैसे किससे लेके आऊं? कूपन से? पक्की बात है? अच्छा, फिर मैंने पता है क्या हरकत की? जितने पैसे मिलने हैं उसको ऐड किया, जो मिल गए उसको कितना बच गया? 518420। यहां तक समझ आई? चलें, अच्छा दूसरे साल की एंट्री। कैश डेबिट 75 से, इनकम हुई क्रेडिट 58393 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आखिरी बार ढीठ बन के कुछ भी करके। बताओ ये क्यों क्रेडिट हो रही है? इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज हो रही है सर, इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। बात समझ आ रही है? अच्छा, आप कर रही हैं IRR के जरिए? IRR के जरिए, यानी आखिरी बार मेरी मोहब्बत में ये इंटरेस्ट इनकम कम इसलिए बुक हो रही है क्योंकि इसमें अमोर्टाइजेशन नेट हुई हुई है। पक्की बात है? चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे देखें, हम आ गए अगले साल। प्लीज 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 फोकस के साथ। अगले साल सर, अगले साल 75,000 रुपए रिसीव हुए, इंटरेस्ट इनकम आई 56580, और इन्वेस्टमेंट कम हुई है 18420 की। ऐसा ही है? ऐसा ही है? अच्छा जी, इधर प्लीज प्लीज प्लीज, ये रहा आखिरी साल, ये रहा। अब मुझे एक बात बताएंगे प्लीज फोकस के साथ। ये जो मैं 3 सर्कल कर रहा हूं ना, इसको इसको और इसको ऐड करो, 50,000 है। क्या ये अमोर्टाइज हुए हैं? अब तुम्हें बताता हूँ गेम चेंजर, जरा इधर फोकस करना। इधर, अभी इधर उधर नहीं देखना यार। तुम्हें डे 1 पे क्या पता था? प्लीज सुनना। तुम्हें डे 1 पे क्या पता था कितने कमाओगे? 175। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, तुम्हें डे 1 पे क्या पता था तुम कितने कमाओगे? ऑनलाइन वाला लिख के बताओ। 175। अब एक चीज सीखो, अपने इस इंटरेस्ट इनकम के कॉलम को टोटल करो। बेटा, जो तुम्हें पता था ना डे 1 पे, वही बुक हुआ है कितने सालों में? किसके जरिए? अच्छा, अब एक और चीज सिखाता हूं। तुम्हें डे 1 पे पता था तुम्हें पैसे मिलेंगे कितने? 225। वापस से पूछता हूं, तुम्हें डे 1 पे पता था कि तुम्हें पैसे मिलेंगे कितने? तुम कैश देखो, ऐसा ही है? दादा, मुझे डे 1 पे सब पता था, पर मैंने अकाउंटिंग की है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब कॉपी करो उसको। समझ आई बात? चलें जी, वेरी गुड, कॉपी करें। रिटर्न कम नहीं होता जाएगा? गलत, गलत, गलत परसेप्शन। 1 मिनट ना, खाली आपको बात का जवाब दे रहा हूं। अच्छा भाई, जब पूरा कमा लिया, पैसे वापस ले आए? पैसे वापस ले आए भाई? अच्छा, अब पैसे वापस की एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और कैश डेबिट। यही है? चलिए सर, यानी सर हमने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे सूद समेत वापस मिल गए। अच्छा, एक एक जल्दी जल्दी बताना तुमने, फिर कॉपी करना। कमाई कितनी? रिसीट कितनी? वापस कितने आए? एडिशनल कितने गए? 50,000 ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो गए। यानी सर अब मुझे बात समझ आ रही है, IRR एक ऐसी बला है जो ओवर द पीरियड आपकी एडिशनल कॉस्ट को अमोर्टाइज कर लेगी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सब इधर देखो, सब इधर देखो, सब इधर देखो। मैंने तुम्हें मतलब बताना था अमोर्टाइज कॉस्ट का। प्लीज सुनना, ये बात समझनी है सबने। प्लीज इधर देखना, प्लीज देखना, इधर इधर देखो सब। अमोर्टाइज का कॉस्ट का मतलब सिखाया था, एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज हुई ओवर द पीरियड ऑफ योर, ओवर द पीरियड हुई। सही है? अब सुनो मेरी बात, प्लीज सुनना यार इधर। ये मिस हुआ ना, फिर नहीं बोलना कि रिपीट करें। इधर देखो सब। क्या मैं 550 को कॉस्ट कह सकता हूं? यस सर।
क्या मैं 50,000 को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं? डेफिनेटली यस सर, 550 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, यार आप भी सब बताओ, ऐसा है सर? 550 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो, अब मॉडल का नाम कैसे चिपकता है दिमाग में, ये मजे की बात है। 550 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मानते हो? इसमें से कितना अमोर्टाइज हुआ? पहले साल कितना अमोर्टाइज हुआ? 50,000 नहीं, यही तो सुनना है। 14973। वापस से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? मदनानी के साथ बोलना है, 550। अमोर्टाइज कितना हुआ? 14973। वापस से 14। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से अमोर्टाइजेशन माइनस करोगे ना, तो जो बचता है उसको मैं कहता हूं अमोर्टाइज कॉस्ट। समझ आई बात? देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से जो अमोर्टाइज हुआ उसको माइनस करने के बाद ये बचा ना, इस बला को मैं कहता हूं अमोर्टाइज कॉस्ट। बात समझ आई? ये पूरा मेथड समझाने के लिए था कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है। यानी एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और जो जो अमोर्टाइज होता गया, जो बच गया, उसको मैं क्या नाम दूंगा? ईडी लगा हुआ ना आखिर में, ई और डी, यानी अमोर्टाइजेशन होने के बाद, तो उसको मैं नाम क्या दूंगा? यानी कॉस्ट में से अमोर्टाइजेशन माइनस हो गई तो कौन सी कॉस्ट बच गई? अमोर्टाइज कॉस्ट। क्या बात समझ आती है? अब कॉपी करें इसको, बिल्कुल ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस अमोर्टाइज कॉस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, अब पूछें। पहले से कम इसलिए आएगा ना क्योंकि मुझे देखो, गलत 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 परसेप्शन, गलत गलत, सुनो मेरी बात, इधर देखो। गलत रिटर्न कैसे आएगा? आपने आईआरआर के अंदर सारी चीजें एम्बेड की हुई हैं। आपको डे 1 पे सिर्फ इतना पता है कि आपकी इनकम 175 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं हो सकती। आपको ये ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना है कितने सालों में? सही है। अब आपकी ये जो कॉस्ट कम हो रही है ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर रिटर्न। इसका रिटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं है। इससे सिर्फ एक चीज अमोर्टाइज हो रही है, वो क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपका रिटर्न पहले भी आपको पता था कितना है? 175। बुक भी कितना हो रहा है? 175। तो ये जो कम हो रहा है, इसका रिटर्न पे इंपैक्ट हुई ना। आईआरआर के अंदर रिटर्न तो इस तरीके से एम्बेड हुआ हुआ है कि वो रिकॉर्ड टोटल कितने करेगा? 175। बाद में ज्यादा कैसे? कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है रिटर्न। अच्छा भाई, एक हमारी बहन ने सवाल किया था, देखो जानी साहब इधर, पप्पू इधर, वैसे ही सवाल है, बता देता हूं। इन्होंने ये कहा कि सर ये हर साल इन्वेस्टमेंट जो कम हो रही है, ये कम क्यों होती जा रही है, मतलब ज्यादा क्यों होती जा रही है? इन्फ्लेशन, जैज एंड व्हेन आप अपनी अमाउंट के करीब पहुंचते हैं, वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है? इंटरेस्ट इनकम हर साल डिक्रीज क्यों हो रही है? एक्सपेंस ज्यादा। यार जानी, ये तो मतलब उसामा, यार खुदा के वास्ते, मतलब तुम लोग ये हद पार की है तुम लोगों ने। इधर देख लो बाबू, यार बातें नहीं करना, अभी किसी को देखो नहीं बातें करते हुए मैं। यार उसामा, ये कैसी बात कर रहे हो बेकार तुम? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर दिया एंड यू आर आस्किंग कि इंटरेस्ट इनकम हर साल डिक्रीज क्यों हो रही है। मैंने तुम्हें बताया डे 1 पे कि भाई तुम्हें शुरू से पता है कि 175,000 की इनकम आप कमाएंगे, ये पता था। इसको मैंने रेट में कन्वर्ट किया। सही है। अब रेट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी शामिल है, ऐसा ही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरीके से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, जो कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम्हें आईआरआर निकालना सीखना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना मतलब समझ आता है उसामा के आईआरआर एक्चुअल रिटर्न है, और जो तुम्हें डे 1 पे इनकम पता थी, ये उतनी ही रिकॉर्ड करेगा। ऐसा है? अच्छा, अब इनका सवाल ये है, मैं तुम्हारे सवाल को एड्रेस कर देता हूं। इनका सवाल ये है कि सर मुझे, अच्छा ये बात समझ आ रही है उसामा, पहले तुम क्लियर करोगे सब बच्चे, ये बात समझ आती है 175 रिकॉर्ड हो गया है, ये बात समझ आती है ना? अब इनका सवाल मैं बता रहा हूं, सुनो। इनका सवाल ये कि सर हर साल कम क्यों हो रहा है? लॉजिकल सी बात है, जिस चीज पे रेट लग रहा है वो कम हो रही है, तो मेरा जो रिटर्न है वो भी क्या हो रहा है? पर वो ऐसे कम नहीं हो रहा कि 175 से नीचे आ जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं आईआरआर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हुई हुई है कि वो टोटलिटी में कितने बुक करेगी? 175 बुक करेगी। उसामा, अब बात समझ आई कि वो कम क्यों है लॉजिकली।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी जितना पीपी कम होता है डेप्रिसिएशन क्या होता जाता है। तो यहाँ भी तो वही है, जो कॉस्ट अमोर्टाइज होती जा रही है तो उसके हिसाब से रिटर्न भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्लियर है उसामा? सही है जी, ओके जी, शुक्रिया। अच्छा भाई, वापस से एक मैं मतलब आज खाली से जवाब दूंगा मैं। इधर देखो, एमन हमारी बहन कह रही है सर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडिशनल कॉस्ट क्यों कहते हैं? यार मेरी माँ की कसम, मैंने शुरू में बताया था ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये किसको दिए हैं? ब्रोकर को दिए हैं। ये 5 लाख किसको दिए हैं? इशूअर को दिए हैं। तो भाई इशूअर से तो पैसा वापस आ जाएगा, ये पैसा कभी भी वापस, क्योंकि ये उसका कमीशन है। अब क्लियर है? हाँ जी, कसम खाओ अब क्लियर है पक्का? यार मतलब इतना तो तुम लोग कसम से, तुम कभी जाओ कहीं तो तुम्हें पता लगे तुमने एक एक वर्ड समझा है। चलिए जी, शुक्रिया। हाँ भाई, मजा आया इसमें? अच्छा यानी सर अब अगर कोई मसला नहीं भाई, सर सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही आती है। अच्छा जी, इधर इधर सुनो 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 भाई, ये कह रहे हैं क्या सर सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, मैंने बाकी चीजें सिखाई नहीं है। और मैं एक चीज समझ गया हूँ तुम्हारी क्लास में, आगे का कुछ बोलना ही नहीं है। सही है ना? आगे का कुछ बोलो ना, एडवांस में कुछ बताओ। ऐसा ही है भाई? बाबू किधर, बैग बैग बंद नहीं हो रहा अभी? 7:45 को है भाई, के लिए नहीं रुक सकते 5-10 मिनट और? मेरी मोहब्बत में प्लीज। देखो यार, इतनी मेहनत की तुम्हारी, इतना आसान करके, बस ये मोहब्बत में बोलो कि हाँ भाई आ जाओ भाई, जल्दी से फोकस। पहले कॉपी कर लिए, ये करें, कॉपी करें। शुक्रिया जी उसामा। अच्छा भाई, घर जाके कॉपी हो जाएगा ना, आगे बढ़ाओ, एक पेज खाली रखो बस प्लीज, मोहब्बत में। इधर मैं चाहता ये हूं, मेरी चाहत को समझो कि भाई के नहीं, चलो रहने दो, ऑफ कर दो। सही है? मैं वो देखो अजान का ब्रेक देते हैं। नहीं होमवर्क नहीं, उसमें प्रीमियम भी है, उसको कॉन्सेप्ट देना है, कल करेंगे ये। सही है जी, वो देखो नमाज का ब्रेक चाहिए। हाँ भाई तुम जाओ मुसल्ले पे, हम कल मिलेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।